नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुंज क्लासेस में। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। इकाई 4 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संप्रेषण। संप्रेषण में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है? संप्रेषण का अर्थ, प्रकार, अभिलक्षण। अब आज हमको पढ़ना है प्रभावी संप्रेषण, वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतः सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण। तो चलिए आइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब इन सब की बकवास लास्ट में होगी। अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सब होशियार हैं, वैसे भी कर देंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रभावी संप्रेषण। देखिए, प्रभावी संप्रेषण कुछ और नहीं है बल्कि एक तरह की अवधारणा है। ठीक है, माइंड सेट है हमारा कि जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे ना, उसको हम बेहतरीन तरीके से करें, कट टू क्लियर बात करें, टू द पॉइंट बात करें, फालतू की बकवास ना करें। बस यही है प्रभावी संप्रेषण। ठीक है, जो भी बोलेंगे उसको हम एकदम से साफ साफ बोलें, ताकि जो दूसरी तरफ बैठा हुआ हमारा क्या है, गंतव्य है या फिर जहाँ पर हमको संदेश पहुँचाना है, एकदम सही सीधे तरीके से पूरी एक्यूरेसी के साथ वो संदेश उसके तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। प्रभावी संप्रेषण वह है जिसमें संदेश को स्पष्टता, सटीकता, अर्थपूर्ण तरीके से प्रेषित किया जाता है। प्रेषित मतलब होता है भेजना, ताकि प्राप्तकर्ता इसे सही ढंग से समझ सके तथा तदनुसार प्रतिक्रिया दे सके। ठीक है, मतलब कि बाद में जो फीडबैक देगा, फीडबैक क्या होगा, उसका जो आंसर होगा उसकी बात की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड है हमारा वाचिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन। ध्यान से पढ़िएगा, वैसे हम ये पढ़ चुके हैं एक बार, है ना। पहले वाले चैप्टर जब हम पहले वाले भाग में हम जब संप्रेषण पढ़ रहे थे वहाँ पर भी ये आया था। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। यह संप्रेषण का वह रूप है जिसमें शब्दों का उपयोग किया जाता है। वर्बल का मतलब होता है जिसमें आप अक्षर का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रत्यक्ष मतलब कि सामने जो जनता होगी उसके तक पहुँचाया जा रही है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। उदाहरण देखिए क्या लिखा है। भाषण, वार्ता, टेलीफोन वार्ता। देखिए तीनों चीज़ों में मैंने बताया ना कि आप प्रत्यक्ष तरीके से बात कर रहे होंगे। ठीक है, बीच में कोई ना एक कम्युनिकेशन का माध्यम होगा, जैसे टेलीविज़न हो गया, कहीं पर एयर हो जाएगा। जैसे भाषण और वार्ता दिशा में एकदम से सामने व्यक्ति बैठा होगा, आप वहाँ तक अपनी बात पहुँचा रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, वर्बल कम्युनिकेशन में कितने एग्जाम्पल आते हैं? 3 एग्जाम्पल बहुत है समझने के लिए, भाषण, वार्ता और टेलीफोन वार्तालाप। तो देखिए प्रमुख तत्व तो देख लेते हैं कि जब हम वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो वहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो हमें अपने उच्चारण में स्पष्टता रखनी है, ताकि जो सामने, यदि हम कई बार भाषण दे रहे हैं तो सामने बैठी हुई जो जनता है, ठीक है, हमारे कलीग्स हैं, उनको हमारी भाषा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जो भी हम बोल रहे हैं वो सीधे तरीके से समझ में आ जाए। फालतू की लपेट करके बात नहीं करनी है, घुमाना फिराना नहीं है। दूसरा है सरल एवं प्रासंगिक भाषा का इस्तेमाल करना है, मतलब कि जिस लैंग्वेज वो कंफर्टेबल होंगे, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, उसी लैंग्वेज उनको समझाने का प्रयास करना है। तीसरा है समय अनुसार उत्तर देना है। जैसा समय रहेगा उसके अनुसार हमको रिस्पॉन्स करना होगा। ठीक है, यदि हमारे पास कम समय है तो हमको कम समय में ही इफ़ेक्टिव बात बोल करके अपनी बात को ख़त्म करना होगा। यदि उधर से कोई काउंटर क्वेश्चंस होते हैं तो उनका जवाब भी हमको एक सीमित समय में देना होगा। ठीक है, फालतू का समय हमको ना तो अपना बर्बाद करना है और ना ही सामने वाले का। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। गैर वाचिक संप्रेषण, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब देखिए यहाँ पर बोला नहीं जाएगा। मैंने आपको बताया था 2 तरीके का होता है, एक सांकेतिक और एक वाचिक। मैंने पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पर ऐसा समझ लीजिए कि संकेतों के अनुसार कुछ काम होने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यह वह प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक संकेतों, ठीक है, संकेतों ध्यान रखिएगा, हाव भाव, स्वर या मुद्राओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना आप सभी लोग कि मेन क्या करना है, हमको अपने एक्शन से अपने भाषण को, बात को पहुंचाना है जनता तक। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। उदाहरण है हाव भाव मतलब कि सिर हिलाना या स्वर्णों में। दूसरा है स्वर, आवाज़ की पिच को हमको ध्यान में रखना है। देखिए आवाज़ की पिच का कहने का मतलब ये होगा कि जैसे आप कहीं पर यस और नो करना होता है तो हाँ और ना में बोल देते हैं, तो यहाँ पर जो बहुत ही शॉर्ट में हमारा आंसर ख़त्म हो जाता है। तो ये स्वर की आवाज़ की पिच पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं आपको इशारों में बताऊँ तो अगर मैं कुछ एक्शन कर रहा हूँ, आप लोग को उसको कैच करिएगा, जैसे ऐसे। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। दृष्टि, आंखों का संपर्क। तो आंखों के संपर्क से, ये तो बिल्कुल आई कांटेक्ट बनाने वाली बात ही है, आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जान ही गए होंगे। ठीक है, आंखों के संपर्क से ही पता चल जाता है कि सामने वाला लिबरल है, कि वो रूढ़िवादी है, या फिर किस तरीके के भी भाव हमारे प्रति वो रख रहा है, हमारे भाषण से उसको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। अंतः सांकेतिक संप्रेषण, ये थोड़ा सा इंटर कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ मामला होता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है।
अलग अलग सांस्कृतिक समूहों के बीच विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान। अब देखिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा इसमें, क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको भाषण देने के लिए किसी ऐसे स्थान पर बुलाया जाए जो कि आपके लोकल रीजनल एरिया से अलग हो, और यदि ऐसा होगा तो वहाँ पर जो कम्युनिकेशन होगा ना वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आप सरल भाषा में अपनी खुद की लैंग्वेज में लोगों को समझा रहे थे अपने एरिया के, तो वो समझ रहे थे, लेकिन कहीं और पर जाएंगे तो वो भाषा वहाँ की लैंग्वेज हो सकता है वो अच्छे समझ नहीं पाएंगे। तो हमको अपनी संस्कृति को उनके तक पहुँचाना है, उनकी संस्कृति को अपने तक लाना है। तो इसका आदान प्रदान कैसे होगा? इसके लिए अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसके सामने मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी होंगी। देखिए भाषा में भिन्नता, बिल्कुल जो मैंने बताया आपको, भाषा में भिन्नता हो जाएंगी। दूसरा है सांस्कृतिक धारणाएं। अब देखिए सांस्कृतिक धारणाओं का कहने का मतलब मैं छोटे से मैं ख़त्म कर दूंगा। सांस्कृतिक धारणाओं का मतलब ये होगा कि हो सकता है कि आप किसी ऐसी पारिवारिक परिवेश से आए हों जहाँ पर एकल परिवार रहता हो, ठीक है, और कहीं पर आप जा रहे हैं तो हो सकता है कि वहाँ के सांस्कृतिक परिवेश में ऐसा परिवार हो जहाँ पर संयुक्त परिवार रहता हो। तो इन दोनों की विचारधाराओं में चेंजेस ये होगा कि आपको केवल अपने और अपने बाल बच्चों के बारे में ही पता होगा, लेकिन वहाँ के जो बच्चे होंगे और आपके घर का जो फैसला लेता है, आप सब जानते ही होंगे ना एकल परिवार और संयुक्त परिवार में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये धारणाओं में डिफरेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, आप लोग सब होशियार हैं, वैसे भी नेट जेईई की तैयारी कर रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है गैरवाचिक संकेतों की विविधता। अब देखिए गैरवाचिक संकेत, ध्यान रखिएगा। अब हो सकता है वो संकेत जो आपके एरिया पर यस के लिए यूज़ किया जा रहा हो सकता है वहाँ पर उसका कुछ और मतलब हो। इन सब चीज़ों का पहले आपको पूर्वाज्ञान होना चाहिए, और पूर्वाज्ञान लेकर के ही आप वहाँ पर जाते हैं पूरी तैयारी के साथ, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जो अंतः सांस्कृतिक संप्रेषण है ना, ये अपने एरिया में नहीं होने वाला है, ये किसी दूसरे, हो सकता है कि राज्य में जाना पड़े या दूसरे देश में जाना पड़े तो वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक संप्रेषण, सामूहिक संप्रेषण, मास कम्युनिकेशन। सामूहिक संप्रेषण को ग्रुप कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, है ना, वहाँ पर ये कम्युनिकेशन काम आता है। तो देखिए क्या लिखा है, जब संदेश को बड़ी संख्या में लोगों तक पहुँचाना होता है तो क्या किया जाता है, सामूहिक संप्रेषण का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए बहुत ईजी एग्जाम्पल है, टेलीविज़न, रेडियो और सोशल मीडिया। अब इसका महत्व देख लेते हैं थोड़ा सा हम। लिखा है पहला सूचना प्रसार। तो देखिए सूचना प्रसार तो होगा ही, जैसे यूट्यूब के माध्यम से ही मैं यहाँ पर आपकी क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा वीडियो, उसके बाद ये सारी क्लासेस बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगी। तो ये मास कम्युनिकेशन होगा, है ना। मेरा जो सूचना है या फिर मेरा जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाएगा। दूसरा है सामाजिक जागरूकता। इससे जागरूकता भी फैलेगी, ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है, जागरूकता तो फैलेगी ही। जब हम किसी भी ऐसे एरिया पर किसी ऐसे खतरा के बारे में आपको इंगित करवाएंगे जो आपके एरिया में नहीं है, तो आप पहले से ही क्या हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, और उस तरीके का संकेत मिलने पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर कोई ना कोई खतरा होने वाला। तो पहले से आपको क्या मिल जाएगी, एक जागरूकता की भावना मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शिक्षण और प्रशिक्षण। तो देखिए शिक्षण और प्रशिक्षण में सबसे बेस्ट माध्यम है ना, कौन सा, सामूहिक कम्युनिकेशन। ग्रुप डिस्कशन में ये बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कक्षा संप्रेषण, क्लासरूम कम्युनिकेशन। देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। यह शिक्षक और छात्रों के बीच, ध्यान रखिएगा, शिक्षक और छात्रों के बीच विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रक्रिया होती है। क्योंकि क्लासरूम्स है ना, तो क्लासरूम्स या तो कॉलेज में या तो स्कूलों में या फिर किसी भी संस्था में, वहाँ पर शिक्षक और जो छात्र होंगे उनके बीच में जो भी सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा होगा वो किस में आ जाएगा, आपका क्लासरूम संप्रेषण में। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो जाएंगी, स्पष्ट और प्रभावी भाषा होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा है सकारात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी निगेटिव फीडबैक तो नहीं आ रहा है, यदि आ रहा है तो उसको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है शिक्षक और छात्र के बीच संवाद होता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से हम अपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ चुके हैं और सेकंड यूनिट में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति में और शोध अभिवृत्ति में भी, ठीक है। चलिए देखिए इसका महत्व थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ये रहा। शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति, प्रमुख रूप से शिक्षण विधि में ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता, ये यूजुअली शिक्षण में ही यूज होता है, टीचिंग में।
लिखा है शिक्षण में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए। इसको समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, यदि होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी समझाता चलूँगा अगली बार से। मुझे अभी तो नहीं लग रहा है कि इसको समझाने की आवश्यकता है। फिर है छात्रों की सहभागिता बढ़ाना। सहभागिता मतलब होता है पार्टिसिपेंट। जितने ज़्यादा संख्या में लोग छात्र आएंगे तो शिक्षण प्रक्रिया उतना ही सफल मानी जाती है। ठीक है, ये सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप सबको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और यदि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा। चलिए, धन्यवाद।